बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस फ़िज़िक्स के 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज हमने इसके आखिरी 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कवर करने हैं। आखिरी 3 से मुराद 14.5, 6 और 7 है। ठीक है, वैसे तो हमारा जो है वो 10वें न्यूमेरिकल्स या 11वें न्यूमेरिकल तक हैं टोटल, लेकिन हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो है वो 7th न्यूमेरिकल तक ही है। ठीक है, तो हमने 7th न्यूमेरिकल तक पूरा करना है इसको आज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 14.6 नंबर डाला हुआ है। जी हाँ, इसके पूरे 11 क्वेश्चंस हैं, 11 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन हमारा जो है वो 14.4 से लेके 14.7 तक, सॉरी 14.5 से लेके 14.7 तक हमारा जो है वो आज का काम है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा मैंने 14.5 नंबर नहीं डाला हुआ, 14.7 डाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना, सॉरी 14.6 डाला हुआ मैंने, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि अभी मैं 14.6 आपको इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद 14.5 उसकी बेस पर सिर्फ फार्मूले का डिफरेंस बताऊंगा, वो आप लोगों ने खुद करना होगा। ठीक है, और उसके बाद शायद मुझे 14.7 भी सॉल्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, या वो उसको भी थोड़ा सा मुख्तसर सा गाइड कर दूंगा, तो आई होप आप लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 14.6 स्टार्ट कर रहे हैं। 14.6 में हमें सवाल में दिया हुआ है 6 किलो एम्पेयर्स, 6 केजी एम्पेयर्स और 12 केजी, सॉरी एम्पेयर्स कह रहा हूँ, ओहम्स। ठीक है, दो रेजिस्टेंस हैं, एक 6 किलो ओहम्स और दूसरा है 12 किलो ओहम्स। ठीक है, तो इसे R1 और इसे R2 से जाहिर करोगे। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, प्लीज़ अपने बुक से क्वेश्चन को फॉलो कीजिए कि आपका जो ये दोनों रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं, मतलब दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल मैनर। ठीक है, उसके बाद अगर इस जोड़ के अतराफ यानी जहाँ पर इनका पैरेलल कनेक्शन है वहाँ पर 6 वोल्ट्स की बैटरी लगाई जाए, तो देखिए V इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट्स, ये हमारी बैटरी यहाँ पर लग गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा इधर रफ में आपको तस्वीर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज़ कनेक्शन कुछ ऐसे होता है कि अगर ये एक रेजिस्टर है तो दूसरा ये रेजिस्टर है। ठीक है, ये आपका सीरीज़ कनेक्शन है। ठीक है, दूसरा जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें अगर एक रेजिस्टेंस इस तरह लगा हुआ है तो दूसरा रेजिस्टेंस इसके साथ ऐसे नीचे लगा हुआ होता है। ठीक है, इस कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और यहाँ पर इसके साथ ऐसे करके बैटरी लगी हुई होती है बीच में। ठीक है, प्लस माइनस टर्मिनल के साथ, जो कि इस केस में 6 वोल्टेज है। ठीक है, अब जो चीज़, ये तो हो गया रफ। ठीक है, जो चीज़ें आपने मालूम करनी है वो पहली चीज़ जो है वो है पैरेलल जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस, आर इक्वलेंट ऑफ दिस पैरेलल कनेक्शन, आर इक्वलेंट मालूम करना। ठीक है, 5वें सवाल में भी इसी तरह दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, बैटरी की वैल्यू दी हुई है और पहली चीज़ जो पूछी गई है वो यही है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मसावी रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरे पार्ट में छठे सवाल के दूसरे पार्ट में आपने हर रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट मालूम करना है, द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, वो आपने फाइंड करना है। तो यानी I1 भी निकालना है क्योंकि आपके पास दो रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने I1 भी निकालना है और I2 भी निकालना है। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करते हुए कैपेसिटर्स को पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको कुछ बताया था उर्दू में, इंग्लिश में, तो वो प्लीज़ अपने पास यहाँ पर भी लिख लीजिए। मैं यहाँ पर प्लीज़ अगर नोट करना चाहें तो साथ में नोट कर लें, लेकिन अभी जो मैं उर्दू बोलने लगा हूँ आपने वो लिखना है कि जब सीरीज़ तरीके से रजिस्टर्स जुड़े हुए होते हैं, जब सीरीज़ तरीके से रजिस्टर्स जुड़े हुए होते हैं तो जो करंट गुजर रहा होता है वो पहला रजिस्टर हो, दूसरा रजिस्टर हो या तीसरा रजिस्टर हो, उनमें से सेम करंट गुजरता है। ठीक है, सीरीज़ में सीरीज़ रजिस्टर्स जुड़े हुए हों अगर सीरीज़ कनेक्शन में, तो उनमें से करंट की मिकदार नहीं बदलती, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की मिकदार जो है वो वहाँ पर बदलती है। यानी सीरीज़ के अंदर, मैं यहाँ अब शॉर्ट लिख रहा हूँ, जो मैंने बोला है वो मैं ज़रा शॉर्ट करके यहाँ लिख रहा हूँ कि सीरीज़ के अंदर आपका करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, करंट नहीं बदलता, जबकि V जो है वो चेंज होता है। ठीक है, ये वेरिएबल है, चेंज होता है, तब्दील होता है। ठीक है, जबकि अगर पैरेलल की आप बात करेंगे तो पैरेलल में आपका करंट जो है, करंट वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, और वोल्टेज जो है वो वहाँ पर कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर बी पार्ट में 16वें छठे सवाल में, सॉरी बी पार्ट में आपको दो करंट मालूम करने पड़ेंगे क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, जबकि 5वें क्वेश्चन के बी पार्ट में वहाँ पर भी बहने वाला करंट ही मालूम करना है, लेकिन वहाँ पर आपको एक करंट निकालना पड़ेगा क्योंकि याद रखिएगा सीरीज़ के अंदर कांस्टेंट होता है करंट। करंट डज नॉट चेंज थ्रू एनी रजिस्टर इन अ सीरीज़ कनेक्शन, करंट नहीं बदलता सीरीज़ कनेक्शन के अंदर, चाहे पहला रजिस्टर हो तो भी वही जो है वो करंट होगा जो दूसरे रजिस्टर में से गुजरते हुए होगा। ठीक हो गया बच्चों,
तो ये तो हो गया दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर उसने कहा है कि हर रेजिस्टेंस के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिए ये है पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ बताया पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ V मालूम करना होगा, V1 और V2 नहीं, ठीक है। तो अगर ये पांचवा सवाल होता तो यहाँ आप लिखते I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिखते V1 और V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे साथ साथ पांचवा क्वेश्चन कवर होता जा रहा है, अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14.5 के लिए ये याद रखिएगा रफ ही चलेगा यहाँ पे। अच्छा, ए पार्ट आपने सॉल्व करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट का फार्मूला यहाँ पर है, सिंस 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि आपने कैपेसिटर्स के फार्मूलाज याद किए हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपके जो कैपेसिटर का सीरीज़ का फार्मूला है वो इस शक्ल में है, यानी 1 ओवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। और जो कैपेसिटर्स का पैरेलल का फार्मूला है वो इस शक्ल में, जो मैं यहाँ इस सवाल के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे, इस सवाल में मैं लिख रहा हूँ, वो है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये फार्मूला आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए मैंने 14.5 की जगह आप लोगों को 14.6 करवाना शुरू किया है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू आपके पास 6 है, R2 की वैल्यू आपके पास 12 है। जैसे आप ऊपर क्वेश्चन में देख भी रहे हैं 6 और 12, तो आपने वो दोनों वैल्यूज़ पुट कर ली। इस तरफ तो 1 ओवर R इक्विवेलेंट ही रहेगा। जहाँ तक मुझे याद है कैपेसिटर्स के अंदर भी यही दो वैल्यूज़ थी, यानी 6 और 12। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को डिवाइड कर लेता हो तो हमेशा LCM बड़ा नंबर आता है, ठीक है। आप बेशक उसको चेक कर लें, 6 और 12 का LCM लेकर आराम से चेक कर लें, 12 ही LCM आएगा। तो 14.5 का पहले पार्ट का सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपका फार्मूला ये नहीं बल्कि ये लगेगा, और वहाँ तो 8 और 2 हैं तो वो सीधे सीधे ऐड होकर 10 किलो ओहम्स बन जाएगा, जिसमें किलो हटाने के लिए आपको 10 की पावर 3 साथ में लगाना पड़ेगी, एंड दैट्स इट। यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर जब अगर इधर चलते आप तो आपको यहाँ पर पावर 3 मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक दफ़ा सॉल्व कर लें, उसके बाद क्वेश्चन में आप जो है वो यूनिट अपनी बदल दीजिएगा। LCM का रूल क्या होता है कि LCM को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करके 12 को 6 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 12 को 12 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरफ चल रहा है 1 ओवर R इक्विवेलेंट, 1 ओवर R इक्विवेलेंट, और दूसरी तरफ आ गया आपके पास 3 ओवर 12, 3 ओवर 12, ठीक है। तो उसके बाद दोनों साइडें बदल लीजिए, R इक्विवेलेंट को ऊपर कर दीजिए, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह राइट साइड भी बदल जाएगी, जो कि 3 ओवर 12 था तो 12 ओवर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, रफ और नीट में फ़र्क रखिएगा। दोनों पार्ट्स को पॉज करके, आई होप आप लोगों ने वीडियो में से पॉज करके आराम से नोट अपने पास कर लिया होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को फिनिश करने लगा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आगे चलना है, इस वजह से मुझे जो है वो मैंने सफ़ा आगे कर लिया। मैं R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहा था, जो मेरा आया 4 किलो ओहम्स। जैसे मैं आगे बता रहा था कि आंसर के अंदर हम जो है किलो हटाने के लिए यहाँ पर 1000 लगा लेंगे, 10 की पावर 3 बेसिकली लिख लीजिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा रीड करने में। तो इस तरीके से हमारा पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ ओहम्स, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट अगर हम मालूम सेकंड पार्ट की तरफ अगर चलें तो वहाँ पे देखिए I1 फाइंड करना है और I2 फाइंड करना है, ठीक है। तो I1 फाइंड करने के लिए आपका जब V का फार्मूला लगेगा, तो मैंने आपको पहले बताया, पिछले पेज पे बताया, याद रखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर V आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो I और R की जगह तो लगाया मैंने वही ओहम्स ला है, लेकिन I और R की जगह तो I1 और R1 आएंगे, लेकिन V ही रहेगा, ठीक है। इधर ही साथ में दूसरे पार्ट का फार्मूला लगा रहा हूँ, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, वो है I2 R2, ठीक है। तो I1 R1 और I2 R2। यहाँ पर जैसे मैं I को अलग कर रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, इसी तरह आप इधर भी अलग करेंगे, I2 इज इक्वल टू V ओवर R2 करेंगे, ठीक है। अच्छा, V की वैल्यू जो फिक्स है, यानी फिक्स है मुराद पहले रेजिस्टेंस में से भी वही गुजरेगी, दूसरे रेजिस्टेंस में से भी वही गुजरेगी। तो 6 लगाई और नीचे R1 की वैल्यू आपके पास 6 किलो ओहम्स थी, ठीक है। तो उस किलो को यहाँ पे बेशक बदल लीजिए, 10 की पावर 3 साथ में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको LCM वगैरह नहीं लेना, तो ये 6 से कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 1 और 10 की पावर 3 जो कि नीचे लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, ये डिवीजन के नीचे है। ये मैं काट रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ लिखने लगा हूँ, I1 इज इक्वल टू V की वैल्यू है 6 और R1 की वैल्यू है 6 × 10⁻3, ठीक है। तो ये इस तरीके से नीचे लिखी हुई है। अब 6 से कट गया, 1 × 10⁻3 जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 10⁻³ को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ क्योंकि 1 ने तो फ़र्क डालना नहीं है, ठीक है, 1 ने तो फ़र्क डालना नहीं है। और याद रखिएगा
1 डिवाइडेड बाई 1000 हो, 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 हो, या 10 पावर -3 एम्पेयर्स हो, वो 1 मिली एम्पेयर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो मिली एम्पेयर्स में आ जाएगा। ये I2 वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, यानी दूसरे हिस्से का I2 वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो ये भी प्लीज़ क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिए। जो 14.5 का बी पार्ट है वो तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी करंट मालूम करना है, तो वहाँ आपने फार्मूला यही लगाना है, इसी तरीके से फार्मूला लगेगा। लेकिन वहाँ पर वी और आर इक्वलेंट की वैल्यू पुट होगी, वी की मेन वैल्यू और आर की भी, जो आर इक्वलेंट आएगा जो कि उस केस में 10 है, 2 और 8 वैल्यूज़ हैं उसकी, तो 10 है, तो वो 10 वहाँ पुट होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों से वो क्वेश्चन का पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट के लिए फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन वहाँ I1, ठीक है, सॉरी I1 की नहीं, वहाँ पे सीरीज़ में तो करंट कांस्टेंट होता है, तो I और R1 के साथ V1 निकाल लेंगे और I और R2 के साथ V2 निकाल लेंगे। ये मैं 14.5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि 14.6 के तीसरे पार्ट में, सी पार्ट में, आपने खाली आंसर लिखना है। वो आंसर मैं बोल देता हूँ, वो प्लीज़ अपने पास लिख लीजिए। यहाँ मैं नहीं लिख रहा, आप लोग अपने पास लिख लीजिए। पहले मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक है, उर्दू में बोल रहा हूँ, वो आप अपने पास लिख लीजिए। पैरेलल तरीके से जोड़ी गई रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाई गई बैटरी 6 वोल्टेज के बराबर होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, पैरेलल तरीके से जोड़ी गई रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाई गई बैटरी 6 वोल्ट्स के बराबर होगा, ठीक है। अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इन पैरेलल कनेक्शन, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, बोथ रेजिस्टेंस which are connected in a parallel connection will have the potential difference of the battery which is 6 volts, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके आहिस्ता आहिस्ता प्ले करके अपने पास दोनों जुमले लिख लीजिए। इसके साथ ही मेरे 14.5 और 14.6 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 14.7 आगे शुरू करता हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को रिवाइंड वगैरह करके, पॉज वगैरह करके पिछले क्वेश्चंस नोट भी कर लिए होंगे और साथ ही साथ अपने पास जुमला भी लिख लिया होगा जो सी पार्ट के लिए मैंने कहा है। इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा, जो मैंने 14.5 और 6 को इकट्ठे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उस बात से कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। जहन में रखिएगा कि आप लोग साथ साथ अगर काम करते जाएंगे, सुनते हुए, एक दफ़ा वीडियो को आराम से देखें, उसके बाद दोबारा रिवाइंड करें वीडियो को, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा देखते जाएं, उस हिस्से को सॉल्व करते जाएं अपने पास। जैसे जैसे आप वो इस तरीके से काम करेंगे तो आप लोगों को समझ भी ज़्यादा बेहतर आएगी और साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो 14.7 क्वेश्चन के लिए आई होप मैं सिर्फ आप लोगों को डाटा वगैरह लिख कर ही बता दूंगा और उसके बाद आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। 14.7 क्वेश्चन बुक से पढ़ रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अ इलेक्ट्रिक बल्ब, देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब विच हैज़ 100 वॉट्स एंड 220 वोल्ट्स रिटन ऑन इट। पावर उसकी यानी 100 वॉट्स है, ठीक है, और जो वोल्टेज है V वो 220 वोल्ट्स है, ठीक है। अच्छा, अब उस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप R से जाहिर करते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस मालूम करनी है। और रेजिस्टेंस किसकी मालूम करनी है? उस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर बल्ब को रोज़ाना 5 घंटे ऑन किया जाता है, इफ़ यू आर स्विचिंग ऑन द बल्ब फॉर 5 आवर्स डेली, तो इस बल्ब पर 1 महीना यानी 30 दिन में खर्च होने वाली एनर्जी, अपनी एनर्जी भी मालूम करनी है, ठीक है, जो उस बल्ब के ज़रिए खर्च होगी, लेकिन 1 महीने में, ठीक है। इसे कहते हैं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर 1 घंटे, सॉरी, वो एनर्जी जो 30 दिन में खर्च होगी वॉट्स के अंदर, किलो वाट आवर में वो उसकी यूनिट होती है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने डाटा तो सारा ही लिख लिया, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। P इज इक्वल टू 100 वॉट्स, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, T इज इक्वल टू 5 आवर्स एंड R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फार्मूले में, डाटा में जो मिस हुआ है वो है D इज इक्वल टू 30 डेज़, 30 दिन जो कि महीने के लिए हमें दिए गए हैं वो, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो जो है वो फार्मूला, जो पहला फार्मूला इधर लिखने होगा वो है आपके पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास करंट नहीं है, ठीक है। करंट के लिए अगर हम ओहम्स लॉ का फार्मूला देखें, V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से I की वैल्यू निकलती है, I की वैल्यू निकलती है आपके पास V ओवर R। और अब अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह V ओवर R का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सिर्फ R है, ठीक है, और ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर,
इंटू आर, आर स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा तो बाकी आपके पास बचेगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, हम ये फार्मूला ज़रूर लगाते, ये वाला फार्मूला हम पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का ज़रूर लगाते, लेकिन हमें आई नहीं दिया हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ से आपने बेसिकली निकालना क्या था, रेजिस्टेंस निकालना था। तो आप यहाँ से आर आराम से निकाल लेते, बेशक आप जो है वो आर किसी और फार्मूला को यहाँ पर पुट करें। ठीक है, मैं ये कहने लगा था कि आप बेशक इस फार्मूले से निकालें, लेकिन आई तब ना निकल सकता, मैं आर की बात नहीं करने वाला था, मैं आई की बात करने वाला था। आई बेशक इस फार्मूला से निकालें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा आप आई नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से बेसिकली मुझे ये फार्मूला इस शक्ल में लिखकर उसको यहाँ पर पुट करना पड़ा, क्योंकि ना मुझे आई पता था ना मुझे आर पता था, तो ना ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो सकता था ना वो फार्मूला अप्लाई डायरेक्टली हो सकता था। इन दोनों फार्मूलों को कंबाइन करते हुए मैंने फाइनल एक फार्मूला बना लिया, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो वी की वैल्यू 220, सॉरी आर उधर ऊपर चला जाएगा। सही है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर उधर ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर ओवर पी हो जाएगा। वी की वैल्यू अब आगे ये वाला पार्ट आपने खुद पूरा करना है। वी की वैल्यू है 220, वो लिखकर उसका स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे 100 जो वॉट्स है वो वैल्यू आ जाएगी। ये ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपके पास। ठीक है, वी की वैल्यू 220 वोल्ट्स और पावर जो है वो 100 वोल्ट्स। ये आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ नीचे पुट करेंगे, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 220 का स्क्वायर लेंगे तो आई थिंक 48400 आएगा, यानी 48,400। और नीचे पी जो है वो 100 होगा, तो वो डिवाइड होकर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओहम्स बच जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पहला पार्ट पूरा कर लेना। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि खर्च करने वाली एनर्जी आपने किलो वाट आवर में इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर उर्दू में फार्मूला लिख देता हूँ आज, और इंग्लिश वालों के लिए बोल देता हूँ, इंग्लिश वाले प्लीज़ खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम याद रखिए कि दूसरी चीज़ मालूम करने लगे हैं, ये जो एनर्जी हमें पूछी गई थी इन किलो वाट आवर्स। सही है, ये याद रखिए कि आपका वक्त जो है वो डेली 5 घंटे है और दिन जो है वो 30 डेज़ हैं। ठीक है, अब आप एनर्जी मालूम करने लगे हैं, मैं लिख रहा हूँ ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है, ई जो है इन किलो वाट आवर्स, ये याद रखिएगा किलो वाट आवर्स, उसका फार्मूला क्या है। चले मैं उर्दू में की जगह इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप उर्दू वाले प्लीज़ खुद सुनकर लिख लीजिए। यहाँ वाट्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर टाइम आएगा, ठीक है, लेकिन इन आवर्स घंटों में। जब किलो वाट आवर की बात है तो यहाँ पर वाट और साथ में टाइम घंटों में आएगा और डिवाइडेड बाय 1000 होगा। उर्दू में आप लिखेंगे वाट वे अलिफ वाओ अलिफ टे, उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो गई, बर वक्त घंटों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो वाट्स हैं वो पावर दी हुई थी 100 वाट्स, टाइम आपका जो है वो डेली का 5 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 5 घंटे एक दिन के, 30 दिन का टाइम तब निकलेगा जब आप इसे यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 150 आंसर आएगा। नीचे 1000 तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ कट गए, ये 1 ज़ीरो कट गया, बाकी 5 3 आर 15। ठीक है, ये 15 किलो वाट्स आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एनर्जी है इन किलो वाट आवर। इसको बेहतर है पूरा ही लिखिए, एनर्जी इन किलो वाट आवर, एनर्जी इन किलो वाट आवर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी जो एनर्जी खर्च होगी पूरे महीने में 5 घंटे चलने से वो 15 किलो वाट आवर होगी। ठीक है, तो बेसिकली प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अपने पास क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर पिछले नहीं नोट किए, मैं एक दफ़ा दोबारा ओपन करके आपके सामने रखता जाता हूँ वक्फे वक्फे से, और साथ साथ अपनी बात जारी रखूँगा। आप लोग आराम आराम से अपने पास क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का 14.6 है, जिसके साथ ही मैंने आप लोगों को 14.5 भी एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखते हुए आराम से अपने पास सारे पॉइंट्स नोट करते हुए उसके साथ साथ अपने पास सॉल्व करते जाइए, सो दैट आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन आराम से पूरा भी हो जाएगा, आराम से आप लोग लिख भी लेंगे जो कुछ मैंने बोला है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी और आप लोगों की प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। ठीक है, ये मैं वीडियो को इसलिए ऐसे चला रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस को नोट कर लें एट द एंड। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि आज हमारा 10th साइंस का जो फिज़िक्स का लेक्चर था 14th यूनिट के न्यूमेरिकल्स के लिए, हमने पहले 4 न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में कर लिए थे, तो आज हमने 5वें से लेकर 11वें न्यूमेरिकल तक समझिए कवर कर लिया। उसमें स्मार्ट सिलेबस के हमारे 3 ही थे, 5वां 6वां 7वां, तो वो हमने कर लिए। ठीक है, और बाकी जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।